नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की सुर्खियों के साथ। सिंधु पर निष्पक्ष जानकार की नियुक्ति और पंचाट बनाने का विश्व बैंक का फैसला। दोनों देशों से मध्यस्थता पर राजी होने की अपील। भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। सतलुज मामले पर राष्ट्रपति से गुहार लगाएगी पंजाब सरकार। कांग्रेस की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द चुनाव की मांग। मनोहर लाल खट्टर की राजनीति ना करने की सलाह। नोटबंदी पर टीएमसी का राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस। कांग्रेस ने बताया जल्दबाजी में उठाया कदम। केजरीवाल का आरोप, बीजेपी और सहयोगी दलों को पहले ही पता था फैसला। टोक्यो में भारत और जापान के बीच शिखर वार्ता आज। परमाणु ऊर्जा समेत 12 करार होने की उम्मीद। चीन ने कहा पड़ोसी देशों का भी रखें ख्याल। ट्रंप की जीत के विरोध में अमेरिका के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन जारी। बराक ओबामा के प्रदर्शन रोकने की अपील। ट्रंप और ओबामा की मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना पर विश्व बैंक के फॉर्मूले पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने साफ किया है कि मध्यस्थता की अपील और पंचाट बनाने की प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकती। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस मामले पर सोच समझकर कोई कदम उठाया जाएगा। जल विद्युत परियोजना से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए विश्व बैंक के फैसले पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक साथ तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गठित करने के विश्व बैंक के फैसले को भारत ने नामंजूर कर दिया है। भारत जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र लगा रहा है, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपना रहा है। भारत ने मसले के समाधान के लिए विश्व बैंक से तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्ति करने का आग्रह किया था, जबकि पाकिस्तान ने सीओ गठित करने की मांग की थी। विश्व बैंक ने दोनों की मांगें स्वीकार करते हुए समानांतर व्यवस्था कर दी। 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत किसी भी मतभेद के समाधान के लिए एक ही समय में 2 समानांतर तंत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। भारत ने इसके आधार पर विश्व बैंक के कदम की आलोचना की है। इससे पहले सिंधु जल संधि का मामला सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान से मध्यस्थता पर सहमत होने के लिए कहा है। इसके साथ विश्व बैंक ने मध्यस्थता अदालत में बैठने वाले 3 न्यायाधीशों को नियुक्त करने वालों पर फैसला करने के लिए ड्रॉ भी निकाला। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इस करार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने दस्तखत किए थे। समझौते के तहत 6 नदियों का पानी दोनों देशों को मिलता है। इनमें झेलम, रावी, सिंधु, ब्यास, चेनाब और सतलज नदी शामिल है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब ने हरियाणा को सतलुज नदी का पानी देने से साफ इनकार कर दिया है। कल कैबिनेट की आपात बैठक में इस मामले में राष्ट्रपति से अपील करने का भी फैसला हुआ। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द चुनाव कराने की मांग की है। पंजाब में सतलज यमुना लिंक मामले को लेकर सियासत पूरे उबाल पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से इस मामले में दखल की बात कही है। गुरुवार को कैबिनेट की आपात बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो एक बूंद पानी देने के लिए तैयार नहीं है। साडे वास्ते पहला जो है पानी है। पानी तो बिना मेरे ख्याल जो पंजाब का पानी ना हो तो देश भी भुखा मर जाए। और सारी इंडस्ट्री, किसानी, पंजाब की इकोनॉमी सब पानी से मुनसर। इस करके वट एवर वे दी रीजन असी किसी हालत पंजाब का पानी बाहर नहीं जाना। राज्य सरकार ने 16 नवंबर को इस मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। इधर फैसले के विरोध में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इसे स्पीकर को भेज दिया है। वहीं कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य विधानसभा के स्पीकर को अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। अमरिंदर सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द चुनाव कराने की मांग की है। हमारे पास कोई और चारा नहीं, हमें तो फिर लोगों के पास जाना पड़ेगा। हम इस्तीफा देंगे और लोगों से हमें
ताकत लेनी पड़ेगी, दोबारा मैंडेट मांगेंगे उनसे कि हमें 2/3 की मेजॉरिटी दें ताकि हम असेंबली में फिर आके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रद्द कर सकें नया एक्ट बनाकर। इधर हरियाणा ने फैसले का स्वागत किया है। हमारा पानी का चौके लाने का व्यवस्था नहीं थी, SYL जो बनी थी उसमें से हमारा जो बचा हुआ पानी है 1.88 MF वो पानी लाने की बात है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे हैं। 3.5 MF हमारा है और इससे ज़्यादा पंजाब का है, उससे ज़्यादा राजस्थान का है, इसलिए सब स्टेट का उनका जो एग्रीमेंट के हिसाब से पानी लाना है उतना ही विषय है, इसलिए किसी का नफा नुकसान की बात नहीं है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के रेफरेंस पर यह फैसला दिया है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सवाल के जवाब मांगे थे। क्या पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 संवैधानिक है? क्या ये कानून अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत सही है? क्या पंजाब ने रावी व्यास बेसिन को लेकर 1981 के समझौते को सही नियमों के तहत रद्द किया है? क्या पंजाब को इस कानून के मुताबिक 2002 और 2004 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मानने से छूट मिल गई है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी सवालों के जवाब नकारात्मक दिए हैं। संविधान पीठ ने साल 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने 2004 के अपने रुख को कायम रखते हुए कहा था कि वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा और राज्यों को खुद इस विषय पर अपने विवादों को सुलझाना चाहिए। रविंद्र सिंह श्योरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। 1966 में पंजाब राज्य का बंटवारा कर एक अलग राज्य हरियाणा बनाया गया। इसके बाद से ही पंजाब और हरियाणा के बीच पानी बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। 1976 में केंद्र सरकार ने पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 रूट्स हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की। पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लाने के लिए सतलुज नदी से यमुना नदी को जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई और इस नहर को ही SYL यानी सतलुज यमुना लिंक कहते हैं। 1996 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने पंजाब को 2002 और 2004 में 2 बार निर्देश दिए कि वो अपने हिस्से में नहर के काम को पूरा करे, जिसके बाद 2004 में पंजाब विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें पंजाब के पानी को लेकर पुराने सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया, जिसे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। रविंद्र सिंह श्योरान, राज्यसभा टीवी। नए नोटों की तंगी से जूझ रहे लोगों को आज से थोड़ी और राहत मिलने लगेगी। 2 दिन तक बंद रहे ATM आज खुल गए। बैंकों की तरह यहां भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल ATM से 2000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे, लेकिन इसे कुछ दिनों बाद 4000 तक कर दिया जाएगा। SBI का कहना है कि हालात को सामान्य होने में करीब 10 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि ATM तो है लेकिन उनमें पैसा भरने के लिए लोग और सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिनमें से सिर्फ 500 और 1000 के नोट ही निकल सकते हैं, लेकिन 100 के नोट निकालने के लिए मशीनों में बदलाव की जरूरत है। फिलहाल ATM से 500 और 2000 के ही नोट निकाले जा सकेंगे। नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष सरकार के खिलाफ हमले तेज करता जा रहा है। फैसले को वापस लेने की मांग कर रही TMC ने राज्यसभा में नोटिस देकर 16 नवंबर को इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की है। कांग्रेस ने इसे तुगलकी फैसला बताया, तो वहीं BSP अध्यक्ष मायावती का आरोप है कि मोदी सरकार ने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यह फैसला लिया है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। BSP प्रमुख मायावती ने इसे अघोषित आर्थिक आपातकाल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त काले धन की याद आई है। 2.5 वर्षों के अंदर, यानी कि जैसे इनकी सरकार बनी थी तो तब इनका ध्यान इस देश में जो काला धन है उसकी तरफ क्यों नहीं गया? यानी कि इन्होंने देश में काले धन की तरफ, विदेशों से काला धन वापस नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने निर्णय को कुछ दिन टालने की मांग की। आपको केवल चुनाव दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे, जबकि सबसे पहले आम जनता, गरीब जनता को दिखना चाहिए, महिलाओं को दिखना चाहिए। पूरे दमखम से उत्तर प्रदेश चुनाव में उतर रही कांग्रेस ने
इसे तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। राज्य के प्रभारी कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस फैसले का सबसे बुरा असर शादी और खेती से जुड़े उद्योगों पर पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही जल्दबाजी है। ये ऐसे कैसे है कि आप 10 बजे टेलीफोन पे आए और 12 बजे तक कहेंगे भाई हिंदुस्तान की करेंसी खत्म हो गई। ये तो नादिरशाही कानून है। ऐसा तो लोकतंत्र में तो नहीं होता है, डिक्टेटरशिप में ऐसा जरूर होता है। हालांकि बीजेपी सरकार ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। जो राजनेता इसकी विरोध कर रहे हैं, जनता को बिल्कुल इसको देखकर शक है। ये कहीं न कहीं चुनावों में पैसे के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं और इनके सभी जो प्रयास है उस पर अभी किसी न किसी तरह से एक ब्रेक पड़ा है। इसको लेकर चिंता है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से इस चुनाव का असर केंद्र की राजनीति पर भी होता है। एक झटके में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने से चुनावी अर्थशास्त्र बिगड़ गया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और इसके सहयोगी दलों को नोटबंदी का एक हफ्ते पहले ही पता चल गया था। केजरीवाल ने 2000 रुपए के नोट शुरू किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ावा मिलेगा, ना कि इन पर लगाम लगेगी, और रुपए अमान्य किए जाने से आम आदमी काफी परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत सरकार के अभियान की तारीफ की है। साथ ही IMF अर्थव्यवस्था में न्यूनतम गतिरोध का ख्याल रखने पर जोर दिया है। IMF के प्रवक्ता गैरी राइस ने कहा कि हम भारत में भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय प्रवाह से लड़ने के लिए घोषित उपायों का समर्थन करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में लेन देन में नकदी की भूमिका को देखते हुए एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा की ओर रुख करने में सावधानी बरतनी होगी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 500 और 1000 के कम नोट बदलवाने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों को लाइनों में घंटों खड़े होने से बचने की सलाह दी, क्योंकि नोट बदलवाने के लिए बहुत समय है। सरकार नए फीचर्स के साथ जल्द ही 1000 के नए नोट को भी जारी करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 500 और 1000 के पुराने नोटों से जुड़ी चिंताओं को लगातार दूसरे दिन दूर किया। आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि छोटी रकम जमा करने वालों से कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इस फैसले से कुछ दिन परेशानी होगी, लेकिन इससे फायदा बहुत होगा। So people who have small amounts of cash, there has been an Indian tradition to keep some cash always at home for exigencies and emergencies which is required. They can exchange that, they can deposit that into their accounts, and the revenue departments are not going to take notice of these small depositors. सरकार ने नए नोट जारी करने का ऐलान भी किया है। इनमें 1000 के नोट भी शामिल हैं। इसके अलावा बाकी नोट भी नए फीचर्स के साथ बाजार में आएंगे। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अपनी आय से अधिक रकम जमा कराता है तो उसे 200% जुर्माना भरना पड़ेगा। The 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. RBI ने कहा है कि बैंकों में शनिवार और रविवार को चेक क्लियरेंस के साथ दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवेट लगाई है और कहा है कि नोट पाबंदी के खिलाफ सुनवाई के दौरान उसका पक्ष भी सुना जाए। इस फैसले के खिलाफ बुधवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हम बने रहे हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम जा रहे हैं आज मसूरी, जहां रस्किन बॉन्ड रहते हैं। For me, writing is like breathing or sleeping or eating. शादी तो शायद अभी भी टाइम है थोड़ा, लेकिन उनकी नजर उनका शहर में
मिलिए इस बार रस्किन बॉन्ड से, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। जापान के 3 दिवसीय यात्रा पर टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के सम्राट अकिहितो से मुलाकात करके कई अहम मसलों पर चर्चा की है। टोक्यो में आज उनकी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से शिखर वार्ता होगी। वार्ता के बाद जापान से परमाणु ऊर्जा के लिए समझौता हो सकता है। जापान के शिन माएवा US-2 एम्फीबियस लड़ाकू विमानों की खरीद की बात भी पक्की हो सकती है। प्रधानमंत्री आज टोक्यो से कोबे तक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन से जाएंगे। इसी टेक्नोलॉजी से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे को तैयार किया जाना है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जापान की दूसरी यात्रा पर हैं। वहीं चीन इसे लेकर परेशान है और उसने कहा है कि भारत को जापान के साथ संबंध बढ़ाने में चीन की चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के मजबूत रिश्तों को लेकर उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा करते वक्त दोनों देशों को पड़ोसी देशों की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि शांति और स्थिरता में मदद मिले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तय समय सीमा का एक्शन प्लान पेश करने को कहा है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 19 नवंबर को सभी पक्षों की बैठक बुलाने का आदेश दिया है। इधर एनजीटी ने दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियां बनाई हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी पक्षों से बात करने को कहा है और इससे निपटने के लिए एक योजना बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें उपाय, समय सीमा और लागू करने वाली एजेंसियों को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना नहीं होने पर फटकार लगाई। ऑनरेबल कोर्ट ने अब 19 नवंबर डेट फिक्स करी है जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि आप सारे जो याचिका करते हैं इनको, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं और बाकी जो सजेशन दे रहे हैं उन सबको मीटिंग कॉल करो और मीटिंग में इनके सजेशन लेके 25 नवंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे ये रिपोर्ट दो कि आपने अभी तक कौन कौन से कंक्रीट स्टेप्स किए हैं, प्लान किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार की निष्क्रियता और पंजाब को दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताया। इधर एनजीटी ने दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों में केंद्रीय एकीकृत और राज्य स्तर पर निगरानी समितियां बनाने को कहा है। साथ ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जरूरत होने पर हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव करने की बात कही है। उन्होंने आगे 2 कमेटीज बना दी हैं, सेंट्रल की कमेटी और स्टेट कमेटी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी है कि वो कोर्ट में एनजीटी को हर 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देंगे और 2 महीने में एक बार वो हर स्टेट में कमेटी जाएगी और देखेगी कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। एनजीटी ने दिल्ली के चारों पड़ोसी राज्यों को 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने पर विचार करने को कहा है। साथ ही सरकारों से किसानों को पराली हटाने के लिए मशीनें देने और धान का पुआल, बायोमास संयंत्र और प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्रियों को देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर कई गुना तक बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साहिबाबाद में आज एक भीषण आग में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। ये आग आज तड़के एक जैकेट फैक्ट्री में लगी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग इतनी भीषण है कि इस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरुवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान घरेलू और विदेशी मामलों पर चर्चा हुई। इधर अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ गया है। राजधानी वॉशिंगटन समेत देश के दूसरे शहरों में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में घरेलू और विदेशी मामलों पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ विदेश नीति पर भी दोनों नेताओं ने विचार साझा किए। मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि उनकी सफलता में ही अमेरिका की सफलता है। Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about
some of the organizational issues in setting up a White House. We talked about foreign policy, we talked about domestic policy. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुलाकात के लिए ओबामा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की उपलब्धियों के साथ-साथ मौजूदा चुनौतियों पर भी चर्चा की। Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes, and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. इधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस दौरान हुई झड़प में कई लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कट्टरपन और नस्लवाद को बढ़ावा देने वाली हैं। I think Donald Trump's ability to mobilize perhaps Latin racist thoughts is incredibly terrifying, and it's urgent to be out here today. डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी हो रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं फिलीपींस के लोग भी उनकी जीत से नाखुश दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के शहर मज़ारी शरीफ में जर्मन दूतावास के बाहर एक आत्मघाती बम धमाका हुआ। इस तालिबानी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने विस्फोटक से भरे ट्रक को दूतावास की दीवार से टकरा दिया। पुलिस के मुताबिक आतंकी विस्फोट से भरे ट्रक को दूतावास के अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के चलते ऐसा नहीं कर पाए। वहीं तालिबान ने इस हमले को हाल में अमेरिका की ओर से कुंदूज प्रांत में किए गए हवाई हमलों का जवाब बताया है। कुंदूज में अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों में 32 नागरिकों की मौत हुई थी। बात क्रिकेट की करते हैं। राजकोट टेस्ट का आज तीसरा दिन है। इससे पहले पहली पारी में भारत ने ठोस शुरुआत की है। इंग्लैंड के 537 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 63 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी इंग्लैंड से 474 रन पीछे है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक गौतम गंभीर 28 और मुरली विजय 25 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले कल के स्कोर 4 विकेट पर 311 रन से आगे खेलते हुए इंग्लैंड की टीम 226 रन और जोड़कर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली और बेन स्टोक्स ने शानदार शतक लगाए। मोइन ने 117 जबकि स्टोक्स 128 रन की पारी उन्होंने खेली। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। बात खास शख्सियत की। देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम सिपाही मौलाना आजाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। फिर वो 1940 से 1945 के बीच भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का पुरजोर विरोध भी किया। आज़ादी के बाद वो सांसद चुने गए और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल हो गया। बाद में मरणोपरांत 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने अंदाज से दर्शकों के दिलों में गुदगुदी पैदा करने वाले हंसी के बादशाह बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी की आज जयंती है। रुपहले पर्दे के दीवाने उन्हें जॉनी वॉकर के नाम से जानते हैं। जॉनी वॉकर हिंदी सिनेमा के पहले कॉमिक स्टार रहे। फिल्म आखिरी पैमाने से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले जॉनी वॉकर ने 1951 में आई फिल्म बाजी से अपनी पहचान बनाई। दमदार अभिनय से जॉनी दर्शकों के दिलों पर छा गए और ताउम्र लोगों को हंसाते रहे। जॉनी ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, चौदहवीं का चांद जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। कॉमेडी के दीवानों के लिए फिल्मकार जॉनी वॉकर के लिए फिल्में अलग से गाना तैयार करवाते थे। मोहम्मद रफ़ी से लेकर किशोर कुमार तक ने जॉनी वॉकर के लिए गाने गाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश
नशे में हम, नशे में तुम, नशे में हम, नशे में तुम, क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम। नजर नजर हसीन है टपक रहा है रस, जो एक दिल गया तो क्या तुम्हें मिलेंगे 10। नजर नजर हसीन है टपक रहा है रस, जो एक दिल गया तो क्या तुम्हें मिलेंगे 10। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। और अब आखिर में हेडलाइंस। सिंधु पर निष्पक्ष जानकार की नियुक्ति और पंचाट बनाने का विश्व बैंक का फैसला, दोनों देशों से मध्यस्थता पर राजी होने की अपील, भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। सतलुज मामले पर राष्ट्रपति से गुहार लगाएगी पंजाब सरकार, कांग्रेस की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द चुनाव की मांग, मनोहर लाल खट्टर की राजनीति ना करने की सलाह। नोटबंदी पर टीएमसी का राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस, कांग्रेस ने बताया जल्दबाजी में उठाया कदम। केजरीवाल का आरोप, बीजेपी और सहयोगी दलों को पहले से ही पता था फैसला। टोक्यो में भारत जापान के बीच शिखर वार्ता आज, परमाणु ऊर्जा समेत 12 करार होने की उम्मीद, चीन ने कहा पड़ोसी देशों का भी रखें ख्याल। ट्रंप की जीत के विरोध में अमेरिका के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन जारी, बराक ओबामा की प्रदर्शन रोकने की अपील, ट्रंप और ओबामा की मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आप देख सकते हैं मैं भी भारत। नमस्कार।